कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर, हम इसको अपने हिसाब से चैप्टर नंबर दे देते हैं। ऐसा करते हैं कि हमने एक रिवीजन लेक्चर किया है तो वो हमारे हिसाब से चैप्टर नंबर 1 रख लेते हैं, ये चैप्टर नंबर 2 रख लेते हैं। कंट्रोलिंग चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ मैं। तो कंट्रोलिंग, क्लास 12th, बिजनेस स्टडी, टर्म 2। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारा एक रिवीजन लेक्चर है, लेकिन मैं इसको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो मैं हर एक बच्चे का ध्यान रखते हुए थोड़ा सा स्लो जाऊंगा। और आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो आप लोग, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जितनी बेहतर तरीके से मैं करा सकता हूँ आपको कराऊंगा ईजी तरीके से। देखिए, सब लोग फोकस करें यहाँ पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने दिखा रखा है, कंट्रोलिंग चैप्टर के अंदर हम जैसे पढ़ते हैं, आपको पता ही लग गया होगा। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग के अंदर 5 कंटेंट दे रखे हैं। और अगर आपने रिवीजन लेक्चर 1 नहीं किया है तो आप जाके देखें। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपको चैप्टर मिल जाएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑलरेडी डल चुका है आपका पूरा चैप्टर एक वीडियो के अंदर। ठीक है, एकदम प्रॉपर अच्छे तरीके से नोट्स के साथ आपको वहां पे होगा अवेलेबल। ठीक है, उसके बाद आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर 5 कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से? मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस और रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, और एक होता है कंट्रोलिंग प्रोसेस। अब याद रखना, 5 कंटेंट कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पे सबसे पहला कंटेंट, चलो यहां पर आ जाते हैं कंटेंट नंबर 1 के ऊपर। कंटेंट नंबर 1 क्या कहता है? देखो, कंटेंट नंबर 1 कहता है मीनिंग क्या है। किसका मीनिंग पूछ रहा है? ये कह रहा है कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या है। देखो, एक काम करते हैं, साइड बाय साइड हम छोटी सी स्टोरी बना लेते हैं, एक कहानी बनाता हूं मैं। ठीक है, आप लोगों में से जो भी ये वीडियो देख रहा है, सुन रहा है, तो आप लोग अपने आप को इस जगह पे रख के देखना, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है ना, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है? एक मैनेजर होता है। ठीक है, तो आप मैनेजर की जगह पर अपने आप को रख लो, यानी कि आप एक स्टूडेंट है। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आपका एक तरीके से स्कूल होगा। ठीक है, अब हमें ध्यान रखना है कि इस एग्जाम्पल को हम लेके चलेंगे। ओके, तो ऐसा करेंगे कि अब मैं आपके ऊपर ही एग्जाम्पल लेके चलूंगा। ठीक है, तो ओके, रियल लाइफ के ऊपर तो थोड़ा सा आपके लिए काफी आसान हो जाएगा ये। ओके, तो चलो चलते हैं। तो यहां पर सबसे पहले दे रखा है कि मीनिंग, कंट्रोलिंग का मतलब क्या है। देखो, सबसे पहले आप क्या है, अभी आप 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, 12th क्लास टर्म 2 के आपको पेपर देने हैं। आपने क्या सोचा? अरे यार, बीएसटी में ना मुझे ना 95 नंबर लेने हैं। ये आपने क्या रख दिया? एक स्टैंडर्ड रख दिया कि हाँ भाई, ठीक है ना, मैंने स्टैंडर्ड रख दिया, मैंने एक टारगेट रख दिया है कि 95 मुझे लेने हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 95 मुझे बीएसटी में लेने हैं, 95 मुझे अकाउंट्स में लेने हैं। हर सब्जेक्ट में आपने सोचा कि 95 लेने हैं। चलो ठीक है, एक्सटेंडेड टारगेट कर दिया आपने। ठीक है, ओके। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा आपने सोचा, ठीक है ना, ऐसा आपने सोचा कि चलो यार स्टैंडर्ड रख देते हैं 95, लेकिन हुआ क्या हकीकत में? हुआ क्या, मान लेते हैं एक्चुअल में आपके कितने नंबर आए? 80 नंबर आए। ओके, अब आपने सोचा यार 80 आए, अब इसका रीजन क्या है? आप रीजन तो ढूंढोगे ना, इस जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस का कारण क्या है। ठीक है, और वो जब आप रीजन फाइंड आउट कर लोगे कि यार मैंने, ठीक है, प्रॉपर तरीके से पढ़ नहीं पाया। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं शाम को टाइम वेस्ट कर देता था, मोबाइल चलाता था, मोबाइल मेरा सबसे बड़ा रीजन है, सोशल साइट से मुझे दूर रहना, बस यही चीज़ मेरी कमी रही, अदरवाइज मेरे नंबर 95 भी आ जाते। ठीक है, अब आप आगे जब भी पेपर देंगे, ठीक है, आगे जब आप पेपर देंगे तो आप क्या करेंगे? इस बात को ध्यान रखेंगे, यानी कि करेक्टिव एक्शन लेंगे आप। ठीक है, तो चलिए इस स्टोरी को हम यहाँ पे मैच करते हैं। देखो, तो हम लोग क्या करेंगे? मीनिंग पढ़ रहे हैं कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि हम कंपैरिजन करते हैं किसमें? जो स्टैंडर्ड आपने डिसाइड किया वो, ठीक है, और एक्चुअल में क्या हुआ। ठीक है, उनका फिर क्या देखेंगे हम? डिफरेंस क्या आया। डिफरेंस आने के बाद क्या देखेंगे? यार डिफरेंस किस कारण से आया, और उस कारण का फिर क्या करेंगे? करेक्टिव एक्शन लेंगे। तो ये था हमारा कंट्रोलिंग का मीनिंग। आई होप ये क्लियर होगा यहाँ पे। ओके, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन के ऊपर मैंने दे रखा है लिख के कि भाई कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, तो डोंट वरी। ठीक है, ओके सर, ठीक है।
तो चलो फिर अब हम चलते हैं कंटेंट नंबर 2 की तरफ। कंटेंट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। चलिए सर कंटेंट नंबर 2 पढ़ा दो। देखो बेटा कंटेंट नंबर 2 क्या कहता है, देखो सब लोग, कंटेंट नंबर 2 में कहता है फीचर्स। फीचर्स का मतलब क्या होता है, अगर आपने फर्स्ट टर्म अगर आपने फर्स्ट टर्म बिजनेस स्टडी जब पढ़ा था तो याद होगा चैप्टर नंबर 1 पढ़ते थे जिसमें मैनेजमेंट का मीनिंग बता रखा होता था। वहाँ पे आपने मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये कुछ फंक्शंस पढ़े होंगे कि भाई ये फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, याद है? ओके सर। तो उन्हीं में से एक फंक्शन कंट्रोलिंग भी होता है, उन्हीं में से एक कंट्रोलिंग भी होता है। अब देखो कंट्रोलिंग अगर किसी भी चीज में नहीं है तो बाकी की सारी चीजें बेकार हो जाती है, मीनिंगलेस हो जाती है, ठीक है। यानी कि कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि मान लेते हैं आपने प्लानिंग कर ली, ठीक है ना, कि भाई मेरे को तो ये करना है, मैं सुबह उठूंगा, ठीक है, और फिर सुबह उठते ही मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा, ठीक है, मेरे को नंबर लेने हैं 95, बिजनेस स्टडी में लेने ही हैं, या फिर सब ओवरऑल लगा लो 95% मुझे नंबर लेने ही है। ये आप प्लानिंग कर रहे हो कि मैं इस तरीके से पढ़ूंगा फिर ये करूंगा, ठीक है। लेकिन अब मान लेते हैं आपने प्लानिंग तो कर लिया, ये फंक्शन तो आपने कर लिया कि चलो यार ठीक है मैं ऐसे करूंगा, ठीक है, लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर पाए, यानी कि सुबह प्रॉपर तरीके से उठ नहीं पाए, आप अपने आप को मोबाइल से दूर नहीं रख पाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाकी के जो प्लानिंग की थी वो तो बेकार गई ना, उसका कोई मतलब थोड़ी निकलता है। तो सबसे पहला फंक्शन यही कहता है कि फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन होते थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, सी नहीं लिखा यहाँ पे तो लिख लेना। उसके बाद आता है इफ कंट्रोलिंग एक्सक्लूड, अगर मैं कंट्रोलिंग हटा दूं और बाकी के फंक्शन जो मेरे बच गए, ठीक है, तो ये कहता है बाकी के फंक्शन फिर कोई मायने नहीं रखते हैं। आगे कहता है पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं, परवेसिव। परवेसिव का मतलब ये है कि ये जो कंट्रोलिंग का रूल है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि बिजनेस पे ही लगता है, चाहे बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस, सभी ऑर्गेनाइजेशन पे ये लगता है, ठीक है। और ऑल मैनेजराइल लेवल, मैनेजराइल लेवल आपने पढ़े होंगे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ठीक है, लोअर लेवल, तो ये हर जगह पे अप्लीकेबल होता है, ओके। उसके बाद आता है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि अगर हम कंट्रोलिंग की बात करें तो आप जब 11th क्लास में थे तब भी आपको कंट्रोलिंग की जरूरत थी, अभी 12th में अभी भी कंट्रोलिंग की जरूरत है, आप कल को कॉलेज में होंगे तो भी कंट्रोलिंग, यानी कि कंट्रोलिंग हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई इट इज नॉट एन एक्टिविटी टू बी परस्यूड इन एंड ओनली, ऐसा नहीं कि कंट्रोलिंग सिर्फ एंड में ही चाहिए होता है कि चलो यार सारे काम हो गए अब कंट्रोलिंग करना, नहीं। इट हैज़ टू बी डन ऑन कॉन्टिन्यूस बेसिस, मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया 12th में भी जरूरत है, कॉलेज में भी जरूरत है, आगे भी। डिपेंड ऑन प्लानिंग, इट इज परज्यूम्ड दैट एग्जिस्टेंस ऑफ प्लानिंग बिकॉज विदाउट प्लानिंग नो कंट्रोल इज पॉसिबल। अगर आप प्लान ही नहीं करते हो, आप प्लान ही नहीं करते हो कि भाई मेरे को 95% लेने हैं, ठीक है, तो आपने कुछ प्लानिंग ही नहीं की। आपने, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी होंगे जिन्होंने कुछ प्लानिंग नहीं की कि यार मेरा टारगेट क्या है, मुझे क्या करना है, ठीक है ना, तो उन्होंने इसका मतलब प्लानिंग नहीं किया। जब उन्होंने प्लानिंग की ही नहीं है, जब उन्होंने प्लानिंग की ही नहीं है तो कंट्रोल किस चीज़ को करेंगे, कंट्रोल करने का तो मतलब ही नहीं होता। जब उन्होंने प्लानिंग नहीं की है कि मैं 5 बजे उठ के पढ़ूंगा, ठीक है, तो 5 बजे उठना ही नहीं है, ठीक है, जब क्योंकि प्लानिंग नहीं की है तो ऑब्वियसली बात है कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। 8 बजे उठ रहे होंगे वो लोग, 9 बजे उठ रहे होंगे, ठीक है, इस तरीके से। चलिए सर, तो यहाँ पर ये थी हमारी फीचर्स। इसके बाद 2 कंटेंट हो चुके हैं, कंटेंट नंबर 3। कंटेंट नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, यस इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं कह सकते लेकिन इम्पोर्टेंट है। और ये कह सकते हैं कि भाई पेपर में पूछा जा सकता है, ओके। सबसे पहले कंट्रोलिंग इम्पोर्टेंट क्यों है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने प्लानिंग कर ली, ठीक है, एक कागज़ पे लिख लिया कि भाई मैं इतने बजे उठूंगा, इतने बजे सोऊंगा, इतने घंटे बीएसटी पढ़ूंगा, इतने घंटे अकाउंट्स पढ़ूंगा, इतने घंटे मैथ पढ़ूंगा, ये सारी की सारी चीज़ें आपने तैयार कर ली प्लानिंग के अंदर, ठीक है, ओके। और अब सवाल ये उठता है, अब ध्यान से सुनना, अब सवाल ये उठता है कि भाई कंट्रोलिंग करोगे या नहीं करोगे। यस सर कंट्रोलिंग तो करेंगे। कंट्रोलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है वो पढ़ रहे हैं। सबसे पहला, कंट्रोलिंग हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, ठीक है। कंट्रोलिंग किस चीज़ में हेल्प करता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, ठीक है, ओके सर, ठीक है। बेसिकली क्या होता है देखो, अगर आप प्लान बनाते हो और कंट्रोल करते हो
ठीक है ना, तो कंट्रोल हेल्प करता है आपको अपने गोल अचीव करने में। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जैसे मैंने बताया था कि फैमिली लगा के चलो, तो फैमिली का भी तो कोई उद्देश्य होगा, वो लोग भी चाहते होंगे कि भाई आप यूपीएससी करो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, ठीक है, तो उनका भी गोल अचीव हो जाएगा। यानी कि कंट्रोलिंग हेल्प इन अचीविंग फैमिली गोल, है ना, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, अगर आप कंट्रोल करते हो तो वो देखो फैमिली भी हमें कंट्रोल करती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका अपना गोल है कि भाई चलो भाई हमारे बच्चे ये करे, है ना, और आपका भी है, तो इसलिए उनका भी गोल अचीव हो जाएगा, यानी कि फैमिली का भी गोल, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल अचीव हो जाएगा अगर मैनेजर अपना गोल अचीव कर ले तो। कंट्रोलिंग हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब पढ़ते हैं इसको अंदर, देखो, कंट्रोलिंग प्रोसेस इज इम्प्लीमेंटेड टू टेक केयर ऑफ द प्लान्स विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग डेविएशंस आर डिटेक्टेड। ठीक है, डेविएशंस डिफरेंस क्या है, ठीक है, एंड करेक्टिव एक्शन इज टेकन। कंट्रोलिंग अगर होता है तो डिटेक्ट करते हैं हम लोग, ढूंढ लेते हैं क्या किस वजह से डेविएशन आ रहा है, ठीक है, फिर उसके पीछे रीजन फाइंड आउट करके उसके ऊपर एक्शन लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि भाई आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो घर वाले क्या करते हैं, हाँ भाई क्या क्यों नंबर कम आ रहे हैं, ये टीवी बहुत देखता है, ये मोबाइल बहुत चलाता है, पता चल गया रीजन, दोनों रीजन हटा दिए। हाँ, आपकी बार देखो इसने टीवी भी नहीं देखा और अच्छे से मोबाइल वाइल नहीं चलाता था, अभी देखो हो गई ना परफॉर्मेंस अच्छी। ओके, उसके बाद आता है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय प्रोसेस ऑफ कंट्रोल ए मैनेजर सीक्स टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि अगर कंट्रोलिंग है तो आप रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप घर वालों को बोलते कि मेरे को पेन चाहिए, ठीक है, और तो घर वाले कहते हैं कि अच्छा वो पेन तुम्हें 2 दिन पहले दिया था, दिखाओ मेरे को, ठीक है, हाँ ये देखो मेरे पास ये पेन था और ये तो ख़त्म हो चुका है। तो यानी कि आपके ऊपर एक कंट्रोलिंग है, तो कंट्रोलिंग है तो आप अपने रिसोर्सेज अच्छे से यूज कर पाते हो। अगर कंट्रोलिंग नहीं है तो आप रिसोर्सेज की वेस्टेज करना शुरू कर देते हो, राइट। ओके सर, ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 3, improving employee motivation. A good control system ensure that employees knows well in advance what they are expected to do। ठीक है ना, what they are expected to do। एक देखो कंट्रोल अगर आप लगाते हो अपने ऊपर तो वो क्यों लगाते हो, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, ऑल्सो द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस इफ दस मोटिवेट एंड हेल्प देम टू गिव बेटर परफॉर्मेंस। यानी कि कंट्रोलिंग क्या करता है, कंट्रोलिंग आपको मोटिवेट करता है, ठीक है ना, अगर आपके ऊपर कंट्रोल है, ठीक है, तो आप अपना काम करोगे अच्छे तरीके से, अपना स्टैंडर्ड जो आपने रखा था उसको ध्यान में रखोगे, ठीक है, और आप बेटर परफॉर्मेंस कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद चलता है नेक्स्ट, ensuring order and discipline. Controlling ensure order and discipline with its implementation. All the undesirable activities like theft, delay in work are checked. देखो, अगर कंट्रोलिंग एक स्टूडेंट के ऊपर लगाई जाए, ठीक है, तो घर वाले क्या ध्यान रखेंगे कि यार ये मोबाइल तो नहीं चला रहा है, ठीक है, अनडिजायरेबल एक्टिविटीज को हटाना है ना, अनडिजायरेबल मतलब जो जरूरी नहीं है, जो डिजायर मतलब जरूरी नहीं है आपके लिए, है ना, ओके, चलो मोबाइल तो नहीं चला रहा, सोशल मीडिया ज़्यादा टीवी तो नहीं देख रहा है, ये हो सारी चीज़ होगी। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या देखेंगे कि यार अनडिजायरेबल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, जैसे कि चोरी वोरी तो नहीं हो रही है, काम में डिले तो नहीं हो रही है, कोई लेट तो नहीं आता, कोई जल्दी तो नहीं चला जाता, इस तरीके से चेक रहेगा, राइट, डिसिप्लिन में रहेंगे सब लोग। ओके, तो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है हमारा नेक्स्ट कंटेंट, कंटेंट नंबर 3। अब हम चलते हैं, अब आपका इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, कंटेंट नंबर 4 और कंटेंट नंबर 5। कंटेंट नंबर 5 तो ये लगा के चलो पेपर में आने के पूरे पूरे चांस है, 99%, 99.99% चांस है कि कंटेंट नंबर 5 पेपर में आएगा, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही है। ठीक है, लेकिन कंटेंट नंबर 4 भी कभी कभी आ जाता है और उसमें क्या आता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, अभी देखते रहिएगा। तो अब हम चलते हैं आगे अपनी पढ़ाई की तरफ। अब हम पढ़ेंगे यहां पर रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। हमने पढ़ा कि भाई पहले आप एज ए स्टूडेंट प्लान करते हो कि भाई मुझे क्या करना है, सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ना है, क्या मेरा टारगेट है, इस तरीके से ये होगा आपकी सारी प्लानिंग। अब बात आती है कंट्रोलिंग की, ठीक है ना, तो कंट्रोलिंग का और प्लानिंग का रिलेशन क्या है, तो इसके अंदर 2 एस्पेक्ट्स दे रखे हैं। पहला कहता है, ठीक है ना, तो ये लेस इंपॉर्टेंट है, इतना पेपर में नहीं आता, लेकिन इसमें से केस स्टडी पेपर में बहुत बार आई है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी, एग्जाम में आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने लिख रखा है, डोंट वेरी, जहां पे भी जरूरत है मैंने हर जगह लिख के दे रखा आपको।
तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, इंटरडिपेंडेंस यानी कि प्लानिंग कंट्रोलिंग के बगैर अधूरा है और कंट्रोलिंग प्लानिंग के बगैर। कैसे, ये देख रहे हैं, यही कह रहा है कि ये एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर भाई हस्बैंड वाइफ है ना, वाइफ हस्बैंड के बगैर पूरी नहीं होती और हस्बैंड वाइफ के बगैर पूरा नहीं होता, है ना। कहने का मतलब क्या है बेसिकली कि भाई इंटरडिपेंडेंस है, राइट, ठीक है, ओके सर, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इंटरडिपेंडेंस जैसे कि आप स्कूल का एग्जांपल ले सकते हो अपने, है ना, कि भाई आपका स्कूल कंप्लीटली बच्चों के ऊपर डिपेंड है ना, और बच्चे कंप्लीटली स्कूल के ऊपर डिपेंड है, तो इंटरडिपेंडेंस हो गया आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, प्लानिंग इज मीनिंगलेस, प्लानिंग बेकार है, कोई मायने नहीं रखती विदाउट कंट्रोलिंग। अगर आप कंट्रोलिंग, आप सोचते हो यार 5 बजे उठूंगा, अब आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, नींद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, आप 8 बजे उठ रहे हो, ठीक है, तो क्या फायदा है ऐसी प्लानिंग का, कोई फायदा नहीं है। इफ कंट्रोल इज नॉट प्रेजेंट इट इज यूजलेस टू हैव प्लानिंग, इज दैट क्लियर। तो ध्यान रखो जो मैं बता रहा हूँ, एकदम मतलब मैं बेसिकली मैं ये लगा के चलो चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों के ऊपर बता रहा हूँ सब कुछ, है ना, ये आपको करना चाहिए। कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। अब सोचो कंट्रोल, ये अब क्या कह रहा है ये, पहले तो कह रहा था प्लानिंग बेकार है अगर कंट्रोलिंग नहीं है, अब कह रहा है कंट्रोलिंग अंधा है अगर प्लानिंग नहीं है, ठीक है ना। यानी कि अगर आपने प्लान ही नहीं किया है कि भाई मैं 5 बजे उठूंगा, मैं इतने 8 घंटे पढ़ूंगा डेली, ठीक है, और मेरे को इस सब्जेक्ट में इतने नंबर का टारगेट है, पूरा ओवरऑल मेरा परसेंटेज में टारगेट क्या है, यानी कि आपने प्लानिंग ही नहीं की है, तो कंट्रोल किस चीज़ पे लगाओगे, ठीक है ना। फिर तो आप 8 बजे उठो, 10 बजे उठो, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ओके, तो आपको पता ही नहीं कि भाई टारगेट क्या है, डेस्टिनेशन क्या है। स्टैंडर्ड्स आर डिटरमाइंड अंडर प्लानिंग, राइट, प्लानिंग के अंदर डिसाइड करते हो कि भाई क्या टारगेट है, कैसे, है ना। अंडर कंट्रोलिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड, ये पढ़ चुके हम। विदाउट स्टैंडर्ड यानी कि प्लानिंग, नो कंपैरिजन पॉसिबल। प्लानिंग ही नहीं है तो आपको क्या पता, ठीक है, कि भाई मैंने 95 सोचे थे बीएसटी में और अभी 80 आए हैं, तो आप कैसे करोगे कंपैरिजन जब आपने सोचा ही नहीं था कुछ, राइट। अब चलते हैं आगे की तरफ। इसके बाद आता है यहाँ पर नेक्स्ट, दिस इज वेरी वेरी एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पेपर में आता रहा है और आ सकता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। आप भी मार्क कर लेना, साथ साथ में ये नोट्स लिखते रहना, देखो लिख लेना, ठीक है। आप लोगों के पास यूट्यूब पे वीडियो है, डिलीट तो हो नहीं सकता, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, तो आप जितनी बार देखना चाहे उतनी बार देख सकते हैं, ओके। लेकिन पढ़ाई को एकदम मज़ेदार बना दो, ऐसे मत सोचो कि थ्योरी है। जैसे मैं स्टोरी आपको पैरेलली स्टोरी में समझा रहा हूँ, वैसे ही स्टोरी के थ्रू इसको ध्यान रखना, ओके। तो लगेगा कि भाई बीएसटी नहीं पढ़ रहे, मेरी कहानी पढ़ रहे, खुद की कहानी पढ़ रहे, है ना। अब यहाँ पर ये केस स्टडी में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग इज, ध्यान से सुनना क्या कहता है, हम यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 पढ़ रहे हैं, एस्पेक्ट नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। पहला एस्पेक्ट, ठीक है ना, इसके अंदर मैंने इसके अंदर ने 2 बातें दे रखी हैं, कौन कौन सी। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड, ये कहता है प्लानिंग ने हमेशा फ्यूचर की तरफ देखता है, जबकि कंट्रोलिंग ने पीछे की तरफ देखता है। ओके चलो देखते हैं, ठीक है भाई। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड मतलब फ्यूचर की तरफ, अब पढ़ते इसके अंदर, प्लान्स आर ऑलवेज फॉर्मुलेटेड फॉर फ्यूचर, राइट। जैसे अभी आप प्लानिंग करोगे कि चलो यार सर ने आज बता दिया क्लास में और हम लोग प्लान कर लेते हैं, मेरे को बीएसटी में इतने नंबर चाहिए, अकाउंट्स में इतने चाहिए, इकोनॉमिक्स में इतने चाहिए, ठीक है ना, मैथ्स में इतने चाहिए, इंग्लिश में इतने, आपने सब प्लानिंग कर ली प्रॉपर तरीके से, मैं इतने बजे उठूंगा, इतने घंटे पढ़ूंगा, अब प्लानिंग कर ली। ये किस लिए कर रहे हो आप कल से करोगे, है ना, स्टार्ट, आप सुबह 5 बजे उठना शुरू कर तो फ्यूचर हो गया ना, राइट। तो प्लान क्या होता है, फ्यूचर के लिए ही फॉर्मुलेट होता है। वेयर एज कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, कंट्रोलिंग मतलब पीछे की तरफ देखता है। आफ्टर वर्क इज कंप्लीटेड, काम करने के बाद वो देखता है कि यार जो हमने सोचा था वो हुआ या नहीं हुआ, वेदर इट हैज बीन डन अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड और नॉट, भाई जैसा हमने सोचा था वैसा हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद आता है प्लानिंग, इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, इसका उल्टा भी बोल सकते हैं। प्लानिंग, ठीक है ना, पीछे की तरफ देखता है। अभी पहले हमने क्या बोला था कि प्लानिंग आगे देखता है, अब हम बोल रहे हैं प्लानिंग पीछे की तरफ देखता है। कंट्रोलिंग, ठीक है ना, आगे की तरफ देखता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, हम जब प्लानिंग करते हैं, हम प्लान करते हैं क्यों, ठीक है ना, और कैसे, ये कहता है कि प्लान हम करते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बिहाफ पर, कि भाई मैंने 11th में क्या क्या गलतियां की थी उसके बिहाफ पर मैं हम लोग प्लानिंग करेंगे कि भाई अभी मुझे गलतियां नहीं करनी है 12th क्लास में। और कंट्रोलिंग क्या करता है, कंट्रोलिंग फ्यूचर की तरफ देखता है, कैसे, ठीक है ना, क्योंकि कंट्रोल देखो आप अभी तो आपने सिर्फ प्लानिंग की है ना,
फिर आप कल को रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, आप उसमें गलतियां ठीक करने के लिए क्या करोगे, करेक्टिव एक्शन लोगे ना। ओके ठीक है, ये कब होगा, ये फ्यूचर में होगा, राइट। तो ये था आपका एस्पेक्ट नंबर 2, कंटेंट नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। फाइनली चलते हैं कंटेंट नंबर 5 पे, लास्ट कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर, बट सबसे इंपॉर्टेंट जहां पर पेपर में क्वेश्चन आने के पूरे पूरे अगर चांस है तो ये क्वेश्चन है। इसको तो आप, इसका एक एक वर्ड आपको आना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर अच्छे से बता देता हूँ कि इसको ऊपर केस स्टडी और कभी कभी कंट्रोलिंग प्रोसेस पूरा ही क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो वेरी वेरी एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, ये लगा के चलो पूरे क्वेश्चन में अगर बाकी पूरा का 1% लगा के चलो, अगर पूरा चैप्टर भी छोड़ दे तो अगर ये क्वेश्चन भी आपको आता है तो यानी कि आपके 99% चांस बन जाते हैं कि पेपर में आपको क्वेश्चन आपको आता हुआ मिल जाएगा इस चैप्टर से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है भाई साहब, ठीक है सर, चलो हो गया, यस सर। अब पढ़ते हैं, कंट्रोलिंग प्रोसेस पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। ओके, इस कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर 5 स्टेप आपको याद करने हैं। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, सबसे पहले आप अपने ऊपर एग्जांपल लेके चलो कि आप एज ए स्टूडेंट क्या कंट्रोलिंग प्रोसेस अपनाओगे अपने ऊपर। सबसे पहले आप एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करोगे, ये मुझे करना है। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर हम मेजर करेंगे एक्चुअल में क्या हुआ, फिर कंपेयर करेंगे दोनों का आपस में, सोचा था ये हुआ ये। फिर एनालाइजिंग डेविएशन, फिर डेविएशन देखेंगे, हाँ डिफरेंस क्या आया, किन कारण से डिफरेंस आया, अब उसके ऊपर एक्शन लेंगे हम। ये काम देखो, होगी ना कहानी पूरी, आपकी ही तो कहानी बता रहा हूं मैं। चलो सर ठीक है, सबसे पहला आते हैं सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो यहां पे क्या होता है, स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड्स आर दोज क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। स्टैंडर्ड जो आप दो भी डिसाइड करोगे वो रीजनेबल होना चाहिए। अब पेपर आपका 100 नंबर का आता है, अब आप ऐसे थोड़ी सोच सकते हो कि भाई 110 नंबर आ जाए, वो रीजनेबल थोड़ी है, मेजरेबल भी नहीं है ना। और फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए स्टैंडर्ड, ठीक है ना। स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। ओके, स्टैंडर्ड शुड बी सिंपल एंड क्लियर, सिंपल भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, क्लियर भी होना चाहिए। देखो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन मैंने बता रखा है कि कैसे इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर। अब चलते हैं इसके अंदर सेकंड स्टेप के ऊपर। देखो मैं आपको दिखाता हूं कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं। यहां पर देखो मैंने पॉइंट नंबर 2 के ऊपर क्लियरली लिख रखा है कि भाई अगर इसके अंदर भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके अगर 5 स्टेप दे रखे तो 5 में से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो यहां पर फर्स्ट के ऊपर मैंने लिखा नहीं होता कुछ भी इंपॉर्टेंट या फिर इतना कुछ, है ना, ठीक है। ओवरऑल ये पूरा क्वेश्चन भी आपका थ्योरी में आ सकता है, और ये जो है जो आपका स्टेप नंबर 2 है ये अलग से केस स्टडी को बना सकते हैं इसके ऊपर। ओके, तो इसमें क्या कहता है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, है ना। तो ये कहता है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, यहां पर ये होता है कि पहले आप स्टैंडर्ड डिसाइड कर लेते हो, है ना, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करते हो, ठीक है, कि भाई जो हमने काम किया है, ठीक है, वो प्लान के हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है। ये बातें लिखनी है इसके अंदर, पढ़ते हैं इसको। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। इट टेल्स मैनेजर, यानी कि आप मैनेजर हो ना, तो इट टेल्स, ठीक है ना, मैनेजर वेदर वर्क हैज बीन डन अकॉर्डिंग टू द प्लान और नॉट, है ना। ओके सर, अब चलते हैं 3। स्टेप नंबर 3 में कहता है कंपेयर करेंगे हम लोग कि भाई स्टैंडर्ड क्या था और एक्चुअल में क्या हुआ। कंपैरिजन विल रिवील द डेविएशन, कंपैरिजन करेंगे तो क्या पता चल जाएगा हमें, डेविएशन, डिफरेंस किस वजह से है ना, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड डिजायर्ड परफॉर्मेंस यानी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, ठीक है। इफ द परफॉर्मेंस मैच द स्टैंडर्ड इट मे बी अज्यूम्ड दैट एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। अगर सब कुछ ठीक रहा, आपने सोचा यार 90 चाहिए मेरे को बीएसटी में, आपके 90 रहे, ठीक है ना, या 90 प्लस रहे, तो आपका हो गया अच्छा परफॉर्म किया मैंने, सब कुछ ठीक है ना, अंडर कंट्रोल रहा मेरे, अंडर कंट्रोल रहा मेरे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 की पर, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी, पेपर में आ सकता है पक्का केस स्टडी। देखो मैंने 5 स्टेप, देखो कितने अच्छे तरीके से मैंने आपको नोट्स बना के दिए हैं। अगर आप लोगों को नोट्स इतने अच्छे लगे हैं, वीडियो को लाइक कर लेना, और पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और वे स्टूडेंट्स, वे आपके क्लास में जो बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे, ठीक है ना, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है पढ़ाई करने के लिए,
उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दो, ताकि उन्हें ये नोट्स भी मिल जाएं और उन्हें, ठीक है ना, यहाँ पर किसी और चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, ये इतना तो आपको देखो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके, ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। चलो सर, ठीक है। अब देखो पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 के अंदर यानी कि स्टेप नंबर 4 में क्या है, केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट, एनालाइजिंग डेविएशन। अब डेविएशन मिल गया, हाँ डिफरेंस है भाई ये, हाँ अब हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, है ना। ओके, deviations from the standards are assessed and analyzed to identify the cause of deviation। अब हम रीजन फाइंड आउट करेंगे, क्या क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। अब हम ये फाइंड आउट करने वाले हैं। अब आगे चलते हैं, इसी के अंदर आगे डेविएशंस टॉलरेंस लिमिट। देखो डेविएशन यानी कि जो डिफरेंस आया है, आपने क्या सोचा था कि 95 लूंगा बीएसटी में, अब आपने सोचा आपके आए कितने, ठीक है ना, बहुत सारे स्टूडेंट है ना, सोचने से क्या जाता है, एक बार 95 ले लूंगा बीएसटी में, आए कितने 40 नंबर, ये डिफरेंस तो बहुत ज्यादा रहा है, ठीक है ना। क्या इतना टॉलरेंस कर लोगे, टॉलरेंस मतलब बर्दाश्त कर लोगे, क्या ये टॉलरेंस लिमिट है आपकी, बर्दाश्त करने की लिमिट नहीं सर, ठीक है ना। सोचा 95 80 तक आ जाता तो समझ में भी आता कि चलो यार थोड़ा बहुत ठीक है, कुछ ना कुछ किया हमने, 40 आए हैं, ये टॉलरेंस थोड़ी कर सकते हो आप, राइट, यस सर। तो क्या करें सर हम लोग, तो क्या करो, मेहनत करो, ठीक है सर मेहनत करेंगे, डांटो मत। ओके, डेविएशंस टॉलरेंस लिमिट, इफ द डेविएशंस आर विद इन द लिमिट, ओके, दे कैन बी अवॉइडेड। अगर हमें लगता है कि भाई आपने सोचा कि सर 95 लूंगा बीएसटी में और आपके आगे 90, कि चलो यार ठीक है इतना तो टॉलरेंस कर सकता हूं मैं, है ना, तो फिर आप इसको क्या कर दोगे, इग्नोर कर दोगे कि चलो यार ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ओके ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। ये कहता है कि बट इफ दे क्रॉस, यहां पे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इफ दे क्रॉस द लिमिट दे शुड बी रिपोर्टेड टू द हायर लेवल मैनेजर्स विदाउट एनी डिले। जैसे कि ये कह रहा है कि अगर मैनेजर को लगता है कि यार कुछ गड़बड़ मिली तो वो अपने हायर अथॉरिटी को बताएगा, ठीक है ना। ओके, ऐसे ही क्या होगा, अगर आपको लगता है कि भाई नहीं ये तो भाई ज़्यादा नुकसान हो रहा है, 95 सोचे थे बीएसटी में, आए तो मेरे 60 हैं यार, ये तो गड़बड़ है, आप क्या करोगे, तुरंत अपने टीचर से बात करोगे कि जी देखो मैंने सोचा क्या था, हो क्या रहा है, ऐसे करके, है ना। हायर अथॉरिटी मतलब टीचर्स एक तरीके से, है ना। ओके, उसके बाद आता है देयर आर टू इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, यहां पे सबसे पहला दे रखा है प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। पहला पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या होता है। इट इज नीदर इकोनॉमिकल नॉर इजी टू हैव ए चेक ऑन ऑल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हम हर चीज तो नहीं चेक कर सकते ना यहाँ पे, ठीक है, मतलब एज ए स्टूडेंट आप हर चीज तो नहीं चेक कर सकते ना, ठीक है, कि यार किस वजह से हो रहा है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से जैसे फैमिली मैंने बोला था ना, तो आप एक स्टूडेंट हो, आप जब पढ़ाई करते हो तो बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती होगी कि यार घर वाले टीवी चलाते रहते हैं, घर वाले लड़ाई करते रहते हैं, ठीक है, ऐसे मतलब एक जस्ट एग्जाम्पल होता है ना। हाँ सर, ठीक है यार, आप लोग बोलते भी होगे कि क्या है जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तभी आपको ये चीज़ आती है, ऐसे करके, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मतलब आपको लगता होगा कि यार कोई पड़ोस में वो डीजे बजाते रहते हैं, जैसे ही मैं पढ़ने बैठता हूँ ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरीके से आप हर एक एक्टिविटी पे तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना। इट इज नीदर इकोनॉमिकल नॉर इजी टू हैव ए चेक ऑन ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, हेंस दोज एक्टिविटीज शुड बी डिटरमाइंड, ठीक है ना, विच आर इंपॉर्टेंट टू सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हमें सिर्फ ये देखना है कि भाई कौन सी इनमें से इंपॉर्टेंट है, हमें बस उनको उनका ध्यान रखना है और उनको कंट्रोल कर रहा है, राइट, ठीक है सर। ओके, अब उसके बाद चलते हैं आगे, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ए मैनेजर, यानी कि आपकी बात कर रही है, ए मैनेजर शुड टेक करेक्टिव एक्शन व्हेन देयर इज एक्सेप्शनल डेविएशन। अगर उसको ये लगता है कि यार ये डेविएशन तो बहुत ज़्यादा, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, मैंने सोचा 95 आए मेरे 60 हैं, ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मुझे करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा तुरंत, मुझे मेरी क्या क्या गलतियाँ हैं, ठीक है ना। हेयर एक्सेप्शनल डेविएशन मीन स्पेशली गुड और स्पेशली बैड डेविएशन, ठीक है ना, ध्यान रखना पड़ेगा कि यार क्या है, कितना अच्छा हुआ, कितना बुरा हुआ है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट, आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है। कंटेंट नंबर 4 ही, मतलब स्टेप नंबर 4 ही चल रहा है अभी, राइट, ओके सर। अब हम पढ़ रहे हैं कि क्या कारण है, कॉजेज ऑफ डेविएशन क्या है, क्यों डिफरेंस आता है। आपने सोचा 95 लेने हैं, आए कितने 60, क्या कारण है, ह्यूमन कॉज, एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय। भाई हो सकता है कि आप उतने एफिशिएंट ना हो, आपने सिर्फ सोचा हो, आप एफिशिएंसी से काम ना कर रहे हो, एफिशिएंट ना हो, ठीक है ना। अनसर्टेन इवेंट, जैसे कि स्ट्राइक आ गया, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल,
ठीक है ना। इस तरीके से ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन की बात। अगर मैं आपकी बात करूं कि अनसर्टेन इवेंट मतलब भाई सडनली किसी की मैरिज फिक्स होगी और घर फैमिली में यही होगी किसी की, तो होगा आपका टाइम वेस्ट, है ना। या अनसर्टेन इवेंट मतलब कि भाई ड्यू टू कोरोना वायरस एकदम से कोरोना वायरस पीक पे चला गया, ड्यू टू दैट आपकी ट्यूशंस बंद होगी, आपकी स्कूल की क्लासेस बंद होगी, है ना, वो भी एक तरीका हो सकता है। रॉन्ग स्टैंडर्ड, रॉन्ग स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, बेसिकली मेकिंग ए रॉन्ग एस्टिमेट अबाउट द सेल्स एंड प्रॉफिट एंड कॉस्ट, ठीक है, ये हो गया रॉन्ग स्टैंडर्ड। आपने भी रॉन्ग स्टैंडर्ड डिसाइड किया हो सकता है ना, बिल्कुल ठीक है, ओके। तो इस तरीके से उसके अलावा वेरियस हर्डल्स, ब्रेकिंग ऑफ मशीन्स, इरेगुलरिटीज इन सप्लाई ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है ना। ब्रेकिंग ऑफ मशीन्स मतलब जैसे यू आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है ना, लाइक आई एम टीचिंग ऑन यूट्यूब राइट नाउ, ठीक है ना, और आपके पास एक मोबाइल होगा, आप मोबाइल से ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है इट माइट बी पॉसिबल कि भाई आपका मोबाइल टूट जाए। अब आपका मोबाइल टूट जाएगा तो ब्रेकिंग ऑफ मशीन मतलब जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मशीन खराब होगी, ठीक है, तो ये एक बड़ा कारण होगा ना। ऐसी मोबाइल अगर टूट जाए तो क्लास कैसे करोगे, नहीं कर सकते सर। तो दीज वर द रीजन, ओके। अब चलते हैं हम लोग आगे। आई होप आप लोगों को मजे आ रहे होंगे एकदम। यस सर, एंजॉय कर रहे हैं सर, हम तो करते रहो बेटा, एंजॉय करते रहो, और जरूर अपने टीचर को अप्रिशिएट करो बाय कमेंट, ठीक है, ओके सर, ठीक है। टेकिंग करेक्ट एक्शन, अब सारे काम हो गए, डेविएशन का पता लग गया कि डिफरेंस क्या है, ठीक है, किन कारणों से डिफरेंस है ये भी पता लग गया। अब आपको पता लग गया कि यार मैंने 95 सोचे थे 60 आए, लेकिन ये जो डिफरेंस है, ठीक है ना, 95 और 60 का, ये क्या क्या कारण रहे हैं, क्यों मेरे इतने नंबर कम आए। टेकिंग करेक्टिव एक्शन, अब आपको एक्शन लेना है कि मेरे को ये ठीक करना है। आप पढ़ते हैं इसको, देखो, वेयर सिग्निफिकेंट डेविएशंस ऑक्योर करेक्टिव एक्शन इज टेकन, इट इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। पहला, removing the deviation in actual performance if production has declined because of some defect in machine। ये कह रहा है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस गिरती है, ठीक है ना, प्रोडक्शन कम होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्योंकि मशीन खराब होगी, ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि आपकी परफॉर्मेंस गिर रही है क्योंकि आपका मोबाइल खराब हो गया, इट शुड बी इमीडिएटली गोट रेक्टिफाइड, तुरंत तुरंत अपना मोबाइल ठीक करा लो, पढ़ना है तो, ठीक है। एंड एम्प्लॉइज शुड हैव आस्क्ड टू वर्क ओवर टाइम टू कंपनसेट द लॉस इन प्रोडक्शन। और अगर कभी ऐसा होता है कि आपका मोबाइल खराब हो जाता है, एक दिन दो दिन बर्बाद हो गए, तो उसको कंपनसेट भी करना है आपको। इसका मतलब क्या होगा कि किसी और दिन आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ओवर टाइम मतलब ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही बेटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मशीन खराब होगी तो भी उनसे ओवर टाइम कराओ, प्रोडक्शन एकदम बिल्कुल पैरेलल लेके आओ ना पहले की तरह। यस सर। नेक्स्ट है स्टॉपिंग द रिपीटेशन ऑफ एनी सच प्रॉब्लम इन फ्यूचर। याद रखना, जो गलती आपने प्री बोर्ड में की है, आपको पता लग जाएगा कि प्री बोर्ड में आपके नंबर कम क्यों आए हैं, वो गलती आपको फाइनल में नहीं करनी है, रिपीट नहीं करनी है, ठीक है ना। एग्जाम्पल, डिफेक्ट्स इन मशीन प्रिवेंट एनी सच प्रॉब्लम इन फ्यूचर। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अभी मशीन में डिफेक्ट आया है, ठीक है ना, उसकी वजह से डिले इन प्रोडक्शन हुआ है, तो याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान रखना इस बात का कि भाई फ्यूचर में ऐसा ना हो, ठीक है ना, ओके। तो यहां पर अपना चैप्टर खत्म, एकदम से कंप्लीट। आई होप कंट्रोलिंग चैप्टर डन, एकदम अच्छे से खत्म। और इसको एक बार रिवीजन करो, एक बार नहीं समझ में आ रहा 2 बार देखो, सारे नोट्स लिख लो, नोट्स जरूर लिख लेना, अपनी हैंड राइटिंग में सारे नोट्स एज इट इज लिख लेना, ठीक है ना। और जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जहां पे मैंने मार्क कर रखा है, उन क्वेश्चन को तो एकदम से 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार रिवीजन कर सकते हो करो उनको, ठीक है। हर चैप्टर के अंदर इसी तरीके के नोट्स मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अब मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक माय वीडियो, ठीक है ना। आप अपने चैनल पे बैठे हो, आप अपने टीचर को अप्रिशिएट करो। मिलते हैं बेटा नई क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय।